डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हमने चैप्टर 24 का एवोल्यूशन टॉपिक लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। हियर योर प्रोफेसर अस्लान अली। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक ऑफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट बोर्ड्स में ये आ चुका है। तो इसमें बताता है कि एवोल्यूशन जो है अपने कुछ साइंस, ऑब्जर्वेबल साइंस जो है वो छोड़ जाती है, जिसको ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो हुई है, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एवोल्यूशन हुई है। कि एवोल्यूशन कुछ साइन छोड़ जाती है अपने ऑब्जर्वेबल, जिसको साइंस में हम ऑब्जर्व करते हैं, जिन साइंस को, जिन सिंबल्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता चल जाता है कि एवोल्यूशन हुई है। डार्विन थ्योरी जो थी वो बेस करती थी दो चीज़ों के ऊपर, एक तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर और दूसरी फॉसल रिकॉर्ड पर। उसने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसने बहुत सारे एरियाज को, जियोग्राफिकल एरियाज को, जियो में ज़मीन कहते हैं, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज को देखा। एक तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि उसने साउथ अमेरिका को देखा। साउथ अमेरिका का जो कोस्ट लाइन, साहिल समंदर वाला एरिया, समंदर के साथ जो एरिया लगता था साहिल, उसको उसने चेक किया। देन उसके साथ जो एक आइलैंड लगता था गैलापैगोस जिसका नाम था, वो आइलैंड को उसने देखा। वो गैलापैगोस आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका के साथ ही था। एक साउथ अमेरिका को उसने मेन लैंड का नेम दिया कि साउथ अमेरिका जो है वो मेन लैंड है। और उसके साथ जो आइलैंड लगता था, आइलैंड कहते हैं जजीरे को। जजीरा क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, खुश्की का वो किता जिसके इर्द गिर्द वाटर हो, पानी हो, उसको हम आइलैंड का नाम देते हैं। और मेन लैंड जो थी वो साउथ अमेरिका का एरिया था। उसने मुख्तलिफ आइलैंड्स को, मुख्तलिफ आइलैंड्स में से उसने प्लांट्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को देखा। एक तो उसने गैलापैगोस पर तीनों प्लांट, एनिमल्स और जो कि क्लिंचिस जिसको उसने बर्ड्स का नाम दिया, ऑब्जर्व किया। दूसरा उसने जो साउथ अमेरिका का मेनलैंड में पर ऑब्जर्व किया। ये सारी उसने चीज़ें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि उसने मुख्तलिफ जगह के पौधों, जानवरों को और परिंदों को देखा। ये हम बात यही कही कि उसकी जो थ्योरी है वो बेस करती है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। इसका मैंने आपको बात बता दी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि मुख्तलिफ जगह, जो मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ उसने ज़मीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ स्पीशीज़ को, मुख्तलिफ जो कि कंटिनेंट्स में कह दें के ऑब्ज़र्व किया, बहुत ज़्यादा बड़े आज़मों में उसने ऑब्ज़र्व किया। और उसने फिर फॉसल रिकॉर्ड्स को भी देखा। तो ये दो बात हैं, दोनों बातों के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, ये उसके बात के ऊपर उसकी जो, उसके पास ये चीज़ें मौजूद भी थी। उसके पास उसने अपनी जो बुक पब्लिश की थी, ऐसे नहीं उसने बुक पब्लिश कर दी, उसके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद थे जो उसने जाके सोसाइटी, लीनियन सोसाइटी को दिखाए। जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि उसने जो रिकॉर्ड अपने पब्लिश किए थे, रिकॉर्ड जो है उसके पब्लिश हुए थे, तो उसने जाके वो रिकॉर्ड सोसाइटी को दिखाए थे, जो जिसको पब्लिश हुए। तभी तो उसकी बुक इतनी ज़्यादा पब्लिश हुई कि उसने सारे रिकॉर्ड्स, जो फॉसल रिकॉर्ड थे, सारे सेव करके रखे थे। कोई भी रिकॉर्ड जो था वो आगे पीछे नहीं था, उसके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद था। फॉसल के रिकॉर्ड भी थे और हर चीज़ का एविडेंस मौजूद था उसके पास। मैनी एविडेंसेस आर प्रेजेंट, उसके पास बहुत सारे शवाहिद, बहुत से एविडेंस मौजूद थे। मैनी डिस्कवरी कंटिन्यू टू वैलिडेट डिक्लेयर लीगली वैलिड। अच्छा, कोई भी जो हम बात कहें कि वैलिड तब होती है बात जब उसको कोई दूसरा पर्सन जज कर ले कि वो बात ठीक है। सपोज मैं अगर कोई एक साइंटिफिक काम करता हूँ, मैंने आपको बताया था कि एक रिसर्च पब्लिश कैसे होती है किसी भी जर्नल में, अच्छे जर्नल में। आपने अगर अपना काम पब्लिश करवाना है तो उसे कोई दूसरा बंदा जो है, दूसरा साइंटिस्ट, फील्ड का बंदा देखता है कि क्या बंदे का काम ठीक है, क्या इसका काम अप टू द मार्क है, ऐसा काम है जिसको पब्लिश कर दिया जाए।
तब वो जाके रिसर्च जो है पब्लिश होती है, तो उसको वैलिडेट किया जाता है, देन उसको जो है पब्लिश किया जाता है। तो कोई भी डिस्कवरी ऐसे ही नहीं पब्लिश हो जाती, उसको पब्लिश करने के लिए उसी चीज़ को, डिस्कवरीज को, उसको वैलिडेट किया जाता है। डिफरेंट साइंटिस्ट बैठ के उस बात को वैलिडेट करते हैं कि ये क्या इसने काम ठीक किया है, मुराद उसको रीचेक करना, उसके काम को दोबारा देखना, देन जाके वो बात जो है वैलिडेट होती है, मानी जाती है, वैलिड बात की है भी इस बंदे ने, हम कहते हैं वैलिड बात की है। तो ये बात मैनी एविडेंसेस, इसकी जो बातें थी उसकी, उसके पास सारे शवाहिद, उसके सारे सबूत मौजूद थे, जितनी भी उसने रिसर्चेज की थी उसके पास सब कुछ मौजूद था। तो ये दो बातों के ऊपर जो है उसकी जो है एवोल्यूशन, वो एविडेंस डिपेंड करते थे। आगे हम देखते हैं कि बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी मैंने आपको पहले बता दिया कि उसने एक तो साउथ अमेरिका से, ठीक है, साउथ अमेरिका के साथ ही गैलापैगोस लगता था, ठीक है, साउथ अमेरिका और गैलापैगस की स्पीशीज आपस में, क्योंकि इनका जो था साथ लगता था, डिस्टेंस कम था, तो इनकी स्पीशीज ज्यादातर आपस में मिलती थी, उनके आपस में मिलती थी। तो गैलापैगोस एक आइलैंड था, जबकि साउथ अमेरिका एक मेन लैंड था। आइलैंड और मेनलैंड में ये डिफरेंस है कि मेनलैंड के जो है हम कह सकते हैं कि वो उसमें ज़्यादा एक ज़मीन मौजूद होती है, जो कि आइलैंड होता है उसके चारों तरफ जो है वाटर ही वाटर होता है। तो हम बात करते हैं कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, पहला पॉइंट हमारा है बायोजियोग्राफी, के बायोजियोग्राफी जो है पहली एवोल्यूशन का फर्स्ट आइडिया है जो कि सजेस्ट करता था मैनी एनिमल और प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक एंड क्लोजली रिलेटेड टू नियरेस्ट मेनलैंड। ये मैंने आपको बात बता दी, क्या बात बताई, कि गैलापैगोस के ऊपर जो स्पीशीज थी पाई जाती थी, एक तो वो स्पीशीज उस एरिया के लिए एंडेमिक है। बात बताना चाहता हूँ, जो गैलापैगोस पे प्लांट या एनिमल स्पीशीज पाई जा रही हैं, वो स्पीशीज उसके लिए एक तो इलाकाई है, उधर की हैं, उनके लिए वर्ड यूज करेंगे हम एंडेमिक, एंडेमिक। और वो क्लोजली रिलेटेड टू नियरेस्ट मेनलैंड, मैंने बताया कि गैलापैगस के साथ ही आपका साउथ अमेरिका का मेनलैंड था। तो जो गैलापैगस की स्पीशीज थी, तीनों जो उसने ऑब्जर्व क्या किया था, उसने तीन चीजों को ऑब्जर्व किया था, उसने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था, उसने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो जो ये स्पीशीज थी ये अपने साथ वाले जगह से ज्यादा रिलेट करती थी, ज्यादा मिलती जुलती थी। गैला, मैंने बताया कि गैलापैगोस की स्पीशीज ज्यादा मिलती जुलती थी साउथ अमेरिका से, जो कि मेनलैंड था। यही बात इस लाइन में बयान की गई है कि बहुत सारी एनिमल और प्लांट स्पीशीज जो कि एंडेमिक थी, इलाके में पाई जाती थी, वो किसके साथ मिलती थी, वो अपने नियरेस्ट लैंड के साथ, अपने जो करीबी लैंड के साथ मिलती थी। एग्जाम्पल मैंने आपको दी गैलापैगोस की, कि गैलापैगोस की स्पीशीज जो उधर के बर्ड्स थे, जो उधर के फाना फ्लोरा था, फ्लोरा से मुराद प्लांट्स हैं, फाना से मुराद एनिमल्स हैं, जो उधर के एनिमल्स और प्लांट थे वो आपस में कहाँ किसके साथ मिलते थे, गैलापैगोस के, क्वेश्चन इज दैट, गैलापैगोस के वो मिलते थे मेनलैंड के साथ। मेनलैंड क्या है, मेनलैंड से मुराद है साउथ अमेरिका, के साउथ अमेरिका का जो मेनलैंड थे उसके साथ मिलते थे। देन इसके बाद आर्मीडुल्ला, जो कि अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका के अंदर पाया जाता है। द कंटेम्परेरी आर्मीडुल्ला, कंटेम्परेरी का मीनिंग क्या है, कंटेम्परेरी का मतलब है मॉडिफाइड, न्यू, जो इस दौर में प्रेजेंट वक्त में पाई जा रही चीज उसको हम कंटेम्परेरी कहते हैं। जो मौजूदा आर्मीडोला है, जो कंटेम्परेरी आर्मीडोला है, कंटेम्परेरी का मीनिंग है मौजूदा, प्रेजेंट सिचुएशन का, मौजूदा सूरत हाल का जो आर्मीडोला है, वो वाला आर्मीडोला अपने पुराने वाले आर्मीडोला से मॉडिफाइड है। आर्मीडोला कंटेम्परेरी, मौजूदा आर्मीडोला जो है, वो आर्मीडोला है क्या चीज, पहले तो आपको मैं दिखा दूं, ये है आर्मीडोला। ये जो प्रेजेंट आर्मीडोला है, ये जो अपने पुराने वाले आर्मीडोला से क्या है, मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स ऑफ द अर्लियर स्पीशीज, यानी कि जो इब्तदाई सूरत हाल में, इब्तदाई तौर पर जो स्पीशीज पाई जाती थी,
आर्मीडोला की, ये वाला मौजूदा वक्त का ये पुराने वाले से मॉडिफाइड है। इसका मतलब हमें पता है कि फोसल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि पुराने आर्मीडोलास भी पाए जाते थे। उस अब वाले आर्मीडोलास जो हैं वो, अब जो आर्मीडोलास पाए जा रहे हैं वो पुराने वाले आर्मीडोलास से डिफरेंट है, मॉडिफाइड है। ठीक है, इसका मतलब कि पुराने वाले आर्बिडोलस का कैसे पता चला, तो फोसल रिकॉर्ड से पता चला कि पुराने वाले आर्बिडोला भी पाए जाते हैं। तो मैंने मेनलैंड का आपको बता दिया कि मेनलैंड से मुराद क्या था, कि मैंने बताया कि गैलापैगोस, क्योंकि आपका साउथ अमेरिका मेनलैंड के, जिसको हमने साउथ अमेरिका को मेनलैंड कहा, गैलापैगोस के साथ था। तो गैलापैगस की स्पीशीज ज्यादातर मिलती थी किसके साथ, आपके साउथ अमेरिका मेनलैंड के साथ मिलती थी ज्यादा। तो बायोजियोग्राफी बहुत ज्यादा काउंट करती है। देन इसके बाद फॉसल रिकॉर्ड, फॉसल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज का, क्योंकि इसने जो आपका डार्विन था ये बहुत समझदार बंदा था। इसने क्या किया, इसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखे, कोई भी रिकॉर्ड जाने नहीं दिया। तभी तो इसका काम इतना माना जाने लगा। तो इसके काम ने जो पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, तो पूरी दुनिया को इसने एक दफा सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं जी, बात एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ ठीक है। किसी हद तक इसको लोगों ने माना। जब इसने प्रूफ के साथ बात की, इतने ज्यादा एविडेंस के साथ बात की, तो लोगों ने इसकी बात को माना। फोसल फॉर्मेशन इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस जी। जो फोसल मिली है जी, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि पुराने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड है कि इसको देखा जा सकता है। सबसे पुराने जो फॉसल्स हैं ओल्डेस्ट, वो प्रोक्रियोट्स हैं। हमें पता है कि प्रोक्रियोट्स से ही तमाम लाइफ जो है वो बनी है। प्रोक्रियोट तमाम लाइफ के एंसेस्टर हैं। प्रोक्रियोट्स तमाम लाइफ के तमाम स्टडीज, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, जितनी भी स्टडीज हैं, ये सारी की सारी स्टडीज बताती हैं कि प्रोक्रियोट्स एंसेस्टर हैं सब सारी जिंदगियों के। जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया खुद प्रोक्रियोट्स हैं, जितने भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो फंजाई हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, तो इन सब के एंसेस्टर्स जो हैं, इन सब के एंसेस्टर जो हैं वो प्रोक्रियोट्स हैं। सारी स्टडीज ये बताती हैं। क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस भी बताती है कि वर्टिब्रेट एनिमल्स के फॉसल रिकॉर्ड का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से पता चलता है। सबसे पुरानी जो हैं वो फिशेज हैं, फिशेस, उसके बाद जो है एम्फीबियंस हैं, देन उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, और इसके बाद फिर आपके पास बर्ड्स आ जाती हैं, देन मैमल्स, एलिफेंट्स हैं। तो फिशेस जो हैं सबसे ओल्ड वर्टिब्रेट्स हैं, अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास फिशेस हैं। उसके बाद एम्फीबियंस आए, देन रेप्टाइल्स आए, देन उसके बाद बर्ड्स आए, और फिर हमारे पास मैमल्स आए। तो ये जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स की, इनका भी फॉसल रिकॉर्ड जो है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के साथ बताया कि सबसे ओल्ड कौन से हैं। तो फिशेस आर द मोस्ट ओल्डेस्ट, बहुत पुराने हैं। ये सारी बातें हमें फॉसल रिकॉर्ड से पता चलती हैं। तो फॉसल्स है क्या चीज़, पहले तो फॉसल्स का देख लिया जाए कि फॉसल्स होते क्या हैं। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके रिमेनिंग चीज़ें, एक्चुअल रिमेनिंग, असल वाली उसकी रिमेनिंग्स, उसकी बकिया जात कोई चीज़ रह जाए, या उसकी ट्रेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो काफ़ी अरसे तक जो है किसी भी एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम्स ज़मीन में जो है काफ़ी अरसे तक रह गई हों, या कहाँ पर धंस गई हों, सैंड्स में, रीजन्स में, या रेत के अंदर, या बर्फ़ के अंदर जो है काफ़ी देर तक वो धंस गई हों, या उनके ऊपर, उनके टिश्यूज़ के ऊपर जो है वो सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स वगैरह ये पेट्रीफाई हो गए हों, उनके ऊपर धंस गए हों, उनके ऊपर चढ़ गए हों। तो मोस्ट फोसल्स आर, ज़्यादातर फोसल जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो तय दर चट्टानें होती हैं, तो उनमें जो है ज़्यादातर फोसल्स पाई जाती हैं। बेसिकली फोसल्स क्या है, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताए तो काफ़ी एरियाज में फोसल्स वो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं किसी भी जानदार के या ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेनिंग पार्ट्स जो कि मट्टी की चट्टानों में, मट्टी में या बहुत ज़्यादातर दफन हो गए हों, या उनके ऊपर कोई तह चढ़ गई हो कैल्शियम कार्बोनेट की, सिलिका, या बर्फ़ में वो जो है
किसी ग्लेशियर में या किसी बर्फ़ में बहुत ज़्यादा वो धंसे हुए पड़े हों, तो वो महफूज हों, तो उसके ऊपर जो है ऊपर वाला जो उसका जो गोश्त है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी हड्डियाँ वगैरह जो है रिमेनिंग डेड रिमेनिंग वही चीज़ें बाकियाजात रहती हैं। बाकी जो तो टिश्यूज़ वगैरह तो रिप्लेस हो जाते हैं, उनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं। तो फॉसल रिकॉर्ड जो है, फॉसल्स किसी भी चीज़ की डेड रिमेनिंग है, उसकी पुरानी चीज़ें हैं, उसके बकिया जात हैं, उसकी रिमेनिंग चीज़ें हैं जो काफ़ी अरसे तक कदीम अरसे तक जो है ज़मीन में सेव रहती हैं, महफूज रहती हैं। ये बात देख लें कि इसके ये देख लें कि इसके ऊपर लेयर आ गई, तो देन इसके ये कोई किसी चीज़ से एक का फॉसल्स रिमेनिंग पार्ट है, देन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये जो जियोलॉजिस्ट बताएंगे आपको कि काफ़ी अरसे के बाद जो देखें उसके ऊपर 3 चट्टानें लेयर्स आ गई हैं, फिर इसके ऊपर 2 लेयर्स आ गई, तो ये बताती हैं कि ये एक दिन का काम नहीं होता, ये या एक दिन इसको बिलियंस ईयर गुजर जाते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये लेयर्स बनती हैं। तो इसका जो है लेयर्स का जो है अंदाज़ा ये इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है। तो ये देखें, ये चट्टानों में ये फॉसल्स हैं, इस तरीके से जो है फॉसल्स के एविडेंस जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो इस तरीके से फॉसल्स बनती हैं। हम बात करें कंपैरेटिव एनाटॉमी की। पहले तो मैं आपको एनाटॉमी का बता दूं कि एनाटॉमी क्या चीज़ है। आपने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम जानदारों को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर देखते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी पोजीशंस कैसी है, और अगर तो मैं बात करूं कि अंदरूनी तौर पर हमने देखना है, तो हम देखेंगे कोई भी ऑर्गन है या कोई बोन्स है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसकी लोकेशन क्या है। कोई मसल्स है तो वो कहाँ पाया जाता है, कोई हड्डी है तो वो कहाँ, बोन्स जो है वो कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी करना हम एनाटॉमी में देखते हैं कि हम इंटरनली तौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है एनाटॉमी को, कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कि अगर तो हड्डी है, बोन्स है, तो वो उसकी हड्डी कहाँ पाई जाती है, उसकी बोन्स है, उसके मसल्स हैं, उसके ग्लैंड्स हैं, वो मसल्स कहाँ पाए जा रहे हैं, मसल्स की क्या स्ट्रक्चर है, बोन्स की क्या स्ट्रक्चर है, और बोन्स कहाँ पाई जाती है, उसकी लोकेशन क्या है। ये सारी की सारी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हम जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं वो एनाटॉमी है उसकी, इंटरनली तौर पर उसकी स्टडी करना। और कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है कि हम एक की हड्डियों को दूसरे की हड्डियों से कंपेयर कर रहे हैं, एक की बॉडी पार्ट को दूसरे के बॉडी पार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। बात नीचे होगी होमोलॉजी की, बात के हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, एक की स्ट्रक्चर का दूसरे की स्ट्रक्चर के साथ कंपैरेटिव कर रहे हैं, एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है कि एक की स्ट्रक्चर को दूसरे ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करवाना, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो इसमें क्या है कि एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी बिटवीन द स्पीशीज सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जब देखा गया कि तमाम ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जा रही है, एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी पाई जा रही है, उनकी हड्डियां एक जैसी हैं, तो पता चला कि इसी यही चीज़ सपोर्ट कर रही है कि एवोल्यूशन हुई है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन के जो फोर लिम्स हैं, कैट्स के, वेल्स के, बैट एंड अदर मैमल्स में हैव सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शन। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, तो ये वाली मेरी बात इस बात से जो है, मैं पहले आपको डायग्राम दिखाऊं फिर मैं आपको बात बताता हूँ। ये देखें, होमोलॉगस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस आप देखो कि ह्यूमन, कैट, वेल और बैट। अब इसमें होमोलॉगस बात क्या है, सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। कैसे, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, देखो इसके अंदर भी रेडियस और अल्ना है, आपको ह्यूमन के अंदर रेडियस और अल्ना जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, ऑरेंज में रेडियस और अल्ना। कैट के अंदर भी रेडियस अल्ना है, इसके अलावा वेल के अंदर भी है ऑरेंज, और बैट के अंदर भी है। स्ट्रक्चर देखें सबकी एक जैसी है, ठीक है, स्ट्रक्चर सबकी सिमिलर है। आप देख लो, ह्यूमन की, कैट की, वेल की और बैट की, सबकी स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट फंक्शन सभी का डिफरेंट है। ह्यूमन जो है हम कह दें, या ह्यूमन कह दें कि ह्यूमन का जो ह्यूमन अपने हाथ पर खड़ा नहीं हो सकता, कैट जो है उसकी मदद से
जो हैंड पर उसको सपोर्ट देते हैं, वेल जो है उसको पानी में हेल्प आउट करने में मदद देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर चाहे उनकी इस एक जैसी है लेकिन फंक्शन सबका डिफरेंट है। बैट को चाहे वो जो है उसके जो ये स्ट्रक्चर है, बैट को शायद वो स्ट्रक्चर उसको उड़ने में हेल्प आउट देती हो, उसको फ्लाई करने में या उसको स्पोर्ट करने में हेल्प आउट देती हो। वेल को पानी में वो जो डाइविंग करने में हेल्प आउट देती हो या उसको। तो ये सारी स्ट्रक्चर देखें एक जैसी हैं, कलर भी उनके एक जैसे शो किए हैं। ठीक है, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट हैं। तो इसको हम बात करते हैं कि ये सारे ऑर्गन्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे होमोलोगस ऑर्गन। वही बात जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि मैं उसको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, और यही बात ऊपर बताई गई होमोलोगस स्ट्रक्चर में। ह्यूमन में, हॉर्स में, कैट में, बैट में, बर्ड्स में, वेल्स में, सब में स्ट्रक्चर्स एक जैसी हैं पाई जा रही हैं लेकिन फंक्शन सबके डिफरेंट हैं। तो ऐसी चीजों को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर तो एक जैसी हो लेकिन फंक्शन सबके डिफरेंट हो। तो वो वाली स्ट्रक्चर के लिए हम होमोलोगस स्ट्रक्चर का वर्ड यूज करते हैं। यही मैं दोबारा उस स्लाइड के ऊपर आऊं कि ह्यूमन फोरलिम्स, कैट, व्हेल, बैट्स एंड अदर मैमल्स हैव सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर। मैंने वो स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको दिखाया लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। तो ये चीजें बेसिक सिमिलरिटी हमें ये बताती है, उनकी स्ट्रक्चर सबकी सिमिलर है। यही बात बताती है कि इनके पीछे से इंसेस्टर एक थे, इनके बावजदाद एक थे। तो यही बात, ये सिमिलरिटी होना इस चीज का एविडेंस देती है कि उनके इंसेस्टर जो थे वो कॉमन है। तो ये आगे होमोलॉजी क्या है? होमोलॉजी करेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटी जिसकी वजह से कॉमन इंसेस्टर हो। करेक्टरिस्टिक्स की सिमिलरिटी, सिमिलर करेक्टर जिसकी वजह से कॉमन इंसेस्टर, हैविंग कॉमन इंसेस्टर हो तो उसको हम होमोलॉजी कहते हैं। कि करेक्टरिस्टिक्स अगर सिमिलर हैं तो उसकी वजह से उनके इंसेस्टर जो होंगे वो एक होंगे, तो इस बात को हम होमोलॉजी कहते हैं। और ऐसे एनाटॉमिकल साइंस को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अभी हमने जो आगे होमोलोगस ऑर्गन्स देखे, होमोलोगस स्ट्रक्चर देखे, तो वो एक एनाटॉमिकल साइंस है हमारे पास। एनाटॉमी का मैंने आपको बताया, मैंने फिर इसके अलावा होमोलोगस स्ट्रक्चर का बताया, होमोलॉजी का हमने देखा कि होमोलॉजी क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे पास। देन कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है ये सपोर्ट करती है कि एवोल्यूशन एक रिमॉडलिंग प्रोसेस है जिसमें स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर जो है फंक्शन के साथ साथ हमने स्ट्रक्चर को देखा कि स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाइड होगी और उसका फंक्शन भी जो है मॉडिफाइड हो गया। पहले स्ट्रक्चर सभी की लिए एक थी, ऐसा ऐसा उसका फंक्शन जो था वो मॉडिफाइड हो गया। ह्यूमन में है तो ह्यूमन में हैंड का फंक्शन और है, वो और वो जो अगर हम बात करें तो वही स्ट्रक्चर जो है पाई जा रही है वेल के अंदर, तो वेल में उसका फंक्शन और है। फ्लावर पार्ट भी एक होमोलोगस पार्ट है। तो फ्लावरिंग पार्ट हम कहते हैं कि होमोलोगस है, उसके अंदर जो है तमाम में पेटल्स पाई जाती हैं, सेपल्स होती हैं, ओवरी होती हैं, स्टेमन्स, लीव्स होते हैं। और ये बात सजेस्ट करती है कि जो फ्लावर्स हैं ये इंसेस्टर इनके जो है वो लीफ हैं, ये लीफ से निकले हैं, इनके इंसेस्टर जो हैं वो लीफ हैं। ये बातें सजेस्ट करती हैं कि जो आपके फ्लावर्स हैं उनके इंसेस्टर जो हैं वो लीफ हैं, ये लीफ से, पत्तों से निकले हैं, एवोल्यूशन इनकी हुई है। इसके बाद होमोलोगस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं। व्हाट आर द वेस्टिजियल ऑर्गन? सिंपल मैं आपको बता दूं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जिनका मौजूदा दौर में कोई काम ना हो। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन जिनका मौजूदा दौर में, जो प्रेजेंट वक्त में है, अभी चल रहा है वक्त, उनका कोई फंक्शन नहीं है। पुराने दौर में कहीं होगा फंक्शन, पुराने दौर में उनका फंक्शन था, वेस्टिजियल ऑर्गन का पुराने दौर में फंक्शन था, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन आर द हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स। हिस्टोरिकल रेमिनेंट कहते हैं तारीखी कोई कदीमी स्ट्रक्चर्स थी दैट हैड इम्पोर्टेंट फंक्शन इन इंसेस्टर, जिनका अबाउजदाद में फंक्शन था, आर नो लॉन्गर एसेंशियल प्रेजेंट, लेकिन अब मौजूदा वक्त में उनका कोई फंक्शन नहीं है। पुराने दौर में उनका फंक्शन था लेकिन मौजूदा दौर में उनका कोई फंक्शन नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। तो दे आर द ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर, दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर का हमें पता है कि क्या, मैंने पीछे आपको बताया कि स्ट्रक्चर सेम होती है, फंक्शन डिफरेंट।
Homologous structures are the vestigial organs, their rudimentary structure of marginal use to the organism। ठीक है, तो ये कदीमी स्ट्रक्चर हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, रेमनेंट्स कहते हैं हम बचे हुए हिस्सों को। रेमनेंट्स क्या है, वेस्टिजेस क्या है, बचे हुए हिस्से। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर पुरानी है, कदीमी है। इनका अभी जो है इनका कोई मौजूदा दौर में इनका कोई वजूद नहीं। पुराने वक्त में एंसेस्टर में इनके काम था। अभी ये फंक्शन लेस है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये रेडिमेंट्री हैं, ये पुराने हैं, अभी इनका कोई फंक्शन नहीं है इन स्ट्रक्चर का। ये हाईली रिड्यूस्ड, बहुत कम है, बहुत फंक्शन लेस है, कोई भी इसका मौजूदा दौर में काम नहीं है। पुराने इंसेस्टर्स में इनका काम था, अभी इसका मौजूदा दौर में डिसेंडेड में काम नहीं है, इंसेस्टर में था। ठीक है, तो अभी इनका काम नहीं है। अगर मैं बात करूं तो वेस्टिजल पेल्विस की, तो इसमें अगर ये जो हमारी वेल है, इसमें जो है पेल्विक और लेग बोन्स पाई जाती थी, पेल्विक एंड लेग बोन्स। अब मौजूदा जो है ये पुरानी कई वेल्स में थी, अभी इसका कोई काम नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर वेल में जो पेल्वस है और उसकी जो है लेग की बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं, अभी पेल्वस और बोन का कोई काम नहीं है वेल के अंदर, ये वेस्टिजियल हो गए हैं ऑर्गन, पुराने कदीमी हैं, एंसेस्टर में मौजूद थे। फोसल से पता चलता है कि एंसेस्टर में थे, लेकिन मौजूदा दौर में अब नहीं है ये मौजूद। अगर ह्यूमन की बात करें तो ये सारी ह्यूमन की जो उन्होंने डायग्राम बनाई है, और ह्यूमन की या ह्यूमन के अंदर आपको पता है मौजूद होती है अपेंडिक्स मौजूद होती है। अपेंडिक्स मैन में भी और कार्निवोर में मौजूद होती है। तो अब ये यूजलेस ऑर्गन है ह्यूमन में। ये वर्मी, ये जो उन्होंने बनाई है, ये अपेंडिक्स बनाई है, तो ये अपेंडिक्स है, एक अपेंडिक्स है, और ये आपको पता है इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, फंक्शनलेस है, तो इसका कोई रोल नहीं है। तो पुराने दौर में शायद इसका कोई रोल होगा, ठीक है, लेकिन मौजूदा दौर में इसका कोई रोल नहीं है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो और कार्निवोर्स जो हैं हमारे गोश्तखोर, उनके अंदर भी पाई जाती है अपेंडिक्स, उसके अंदर भी इसका कोई रोल नहीं है, ये यूजलेस ऑर्गन्स है उसके अंदर भी। और बात करते हैं एयर मसल्स की। एयर मसल्स की, ये एयर मसल्स, हाँ जी, एयर मसल्स का ह्यूमन के अंदर कोई काम नहीं है इस टाइम। जो एयर मसल्स हैं, कान के मसल्स हैं, ह्यूमन के अंदर कोई काम नहीं है। लेकिन जो दूसरे मैमल्स हैं, डॉग हैं, हॉर्स हैं, काउज हैं, दूसरे मैमल्स हैं, उनमें एयर मसल्स फंक्शनल है, उनका काम है, उनको पता चलता है, उनमें ये यूज होते हैं टू मूव ऑफ द एयर लोकेशन। वो चीज़ों को, साउंड की डायरेक्शन को लोकेट करते हैं, कहाँ से आवाज आई है उनको पता चलता है। कि डॉग्स, आपने देखा होगा कि आप बोलते हो तो जो डॉग है अपने कानों को हिलाता है, ठीक है, कानों के मसल्स को हिला के देखता है, तो उसको जो है साउंड की लोकेशन का पता चलता है कि किस डायरेक्शन से आई है। तो ह्यूमन के अंदर जो मसल्स हैं, आपके कान के मसल्स हैं, वो फंक्शन लेस हैं, दे आर वेस्टिचल, वेस्टिजेस हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन जो आपका डॉग है वो उधर फंक्शनल है, हॉर्स के अंदर फंक्शनल है, काऊ के अंदर फंक्शनल है एयर के मसल, लेकिन आपके ह्यूमन के अंदर दे आर वेस्टिजल, उनका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये बात को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैंने फिर बताया कि होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जो फंक्शनली डिफरेंट होते हैं बट स्ट्रक्चरली जो है ए लाइक। मैंने पीछे आपको बताई थी स्ट्रक्चर मिलती थी, ए लाइक का मतलब है कि मिलते होंगे लेकिन फंक्शनली मुख्तलिफ होंगे। फोर लिब्स ऑफ मैन, वही हमने बात की वेल्स और उसकी एग्जांपल आर द एग्जांपल डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? एक नुक्ते से किसी चीज का डाइवर्ज होना। मैं बात कहूं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? किसी एक नुक्ता है, ये सपोज मैं कहता हूं एक नुक्ता है कोई भी, इस नुक्ते से बहुत सारी चीजें डाइवर्ज हो रही हैं ऐसे। तो ये एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट से चीजें निकले तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुई है। तो एक नुक्ते से चीजें बिखर रही हैं, एक नुक्ते से चीजें फैल रही हैं, एक नुक्ते से चीजें निकल रही हैं, तो वो होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, इसके बरअक्स एनालोगस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन एक दूसरे के डिफरेंट है। इसमें देखें फंक्शनल डिफरेंट है, इसमें फंक्शन जो है
आपका ए लाइक होगा और स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे। दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हैं, इसमें फंक्शन डिफरेंट है लेकिन इसमें फंक्शन ए लाइक है, बट इसमें स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। इसमें विंग्स ऑफ बर्ड, बैट एंड इंसेक्ट्स की एग्जांपल दी हुई है और इसमें बताया कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, हम कहते हैं एक नुक्ते से किसी चीज का बिखरना, वो तो हो गई ना हमारे पास कि वो हमारे पास होगी कि हमने उसको कहा कि एक नुक्ते से किसी चीज का बिखरना, वो है डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट क्या है? बिखरी हुई चीजों से एक नुक्ते का बनना, पहले ही हुई चीजों से एक नुक्ते पर इकट्ठा होना, उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मैंने आपको बताया। देन कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी? कंपेयर करके डिफरेंट के एम्ब्रियो को, जैसे हमने एनाटॉमी में देखा कि हमने एनाटॉमी के अंदर कंपैरिजन किया। क्या कंपैरिजन किया? हमने कहा कि उसकी वेल्स के जो है अंदर बोन्स की पोजीशन को देखा और ह्यूमन में देखा, फिर हमने उसको कंपैरिजन किया। इस तरह एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि एम्ब्रियो को हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके डायग्राम के ऊपर आपको ले जाऊं पहले। तो देख लो, ये बर्ड में, रेप्टाइल में, ह्यूमन में और पिग में सब में एम्ब्रियो स्टेज में गिल पाउचेस पाए जाते हैं। एम्ब्रियो स्टेज में सब के अंदर जो है गिल पाउचेस पाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये गिल पाउचेस जो है अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स में, तो ये जो है गिल पाउचेस ऑन द साइड्स ऑफ थ्रोट्स पाए जाते हैं। लेकिन इन डेवलपमेंट के बाद यही फिशेस के अंदर गिल पाउचेस जो है ये गिल्स बन जाते हैं। और ह्यूमंस के अंदर जो है अगर हम बात करें तो ह्यूमंस बाज जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं या आपके जो हम कहें टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें ये और फंक्शन का काम करते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, ये नहीं रहते, गिल पाउचेस नहीं रहते। यानी कि स्टार्टिंग में सब में होते हैं, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ह्यूमंस में, सब में गिल पाउचेस जो है ये गिल स्लिट्स ये पाए जाते हैं, लेकिन बाद में डेवलपमेंट स्टेज के बाद ये फिनिश हो जाते हैं। तो ये बातें एम्ब्रियो वाली स्टेज के ऊपर भी इनमें कॉमन है, इसका मतलब इनके इंसेस्टर कॉमन है। दी ऑब्जर्वेशन, ये सारी बातें जो है इंटरलेट कर रही हैं कि इनके जो है इंसेस्टर कॉमन है, क्योंकि और इसके बाद ओस्टेशियन ट्यूब्स जो है ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन में एग्जांपल दी है कि ह्यूमन के अंदर जो है एस्टेशियन ट्यूब पाई जाती है। स्टेशन ट्यूब, अब ये स्टेशन ट्यूब का क्या काम है कि ये मिडल एयर को, आपका ये जो मिडल हेयर है, इसको कनेक्ट करती है आपकी किसके साथ? थ्रॉट के साथ, गले के साथ उसको कनेक्ट करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से वो डिफरेंट पार्ट में आगे कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उनका फंक्शन आगे जाके जो है डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है इस तरीके से बात करते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की, कि स्टार्टिंग में जो थे उनके गिल पाउचेस जो थे, बाद में गिल पाउचेस एम्ब्रियो स्टेज में थे गिल पाउचेस, लेकिन बाद में वो गिल पाउचेस जो थे उनका फंक्शन जो था वो दूसरों में मॉडिफाइड हो गया, फंक्शन मॉडिफाई हो गया। इसका मतलब उनका एंसेस्टर जो है किसी एम्ब्रियो स्टेज में ऊपर के एम्ब्रियो में सभी के गिल पाउचेस पाए जा रहे हैं, गिल्स पाए, तो सभी में इसका मतलब कि इनके सबके इंसेस्टर एक हैं, कि वो कॉमन इंसेस्टर हैं, दे आर शेयरिंग कॉमन इंसेस्टर। तो एम्ब्रियोलॉजी भी सपोर्ट करती है कि उनके कॉमन इंसेस्टर पाए जाते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम डीएनए को पढ़ते हैं, हम आरएनए को पढ़ते हैं, हम प्रोटीन को पढ़ते हैं, इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर हमें कैसे पता चलता है कि दो स्पीशीज की जो जीन्स हैं वो सेम्स हो सकती हैं विद सेम मोनोमर, दैट मीन दे हैव कॉमन इंसेस्टर्स, कॉमन जेनेटिक कोड्स हो सकता है। कुछ जेनेटिक कोड्स जो होते हैं तमाम स्पीशीज में ज़्यादा डीएनए, उनके अंदर एटीपी और प्रोटीन जो हैं वो ज़्यादातर आइडेंटिकल्स पाई जाती हैं। उनके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम हैं, सेम बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए, एटीपी और प्रोटीन्स वगैरह सेम पाई जाती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोटीन होती है उसमें 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, उनका जेनेटिक कोड जो होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ये है कि तमाम ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें सेम पाई जा रही हैं, जेनेटिक कोड्स जो है वो कॉमन है, जेनेटिक कोड्स कॉमन है। इसके अलावा 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं,
तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसका मतलब प्रोटीन्स के अंदर 20 अमीनो, ये सारी बातें इस चार्ट को बताती हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो है इंसेस्टर वो क्या है, सेम है। इसमें बात की गई है कि ह्यूमन और बैक्टीरिया की, कि ह्यूमन एंड बैक्टीरिया में भी कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कॉमन है। जैसा कि एग्जांपल उसने साइटोक्रोम सी की दी है कि दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि ये प्रोटीन्स जो हैं दोनों के अंदर ह्यूमन में भी है और इसका बैक्टीरिया के अंदर भी रोल है, बैक्टीरिया में भी ये कॉमन है। अगर मैं बात बताऊं आपको ह्यूमन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस पर बात बताऊं, तो आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स का डीएनए, आपका डीएनए, मेरा डीएनए, तमाम ऑर्गेनिज्म जो मेल हैं या फीमेल, सबका डीएनए 99.9% सिमिलर है। सबके अंदर सीक्वेंस डीएनए का 99.9% तक सिमिलर है। हम सब के अंदर डाइवर्सिटी, जो हम बात करें हमारी शक्लें जो एक दूसरे से डिफरेंट है, बात होनी चाहिए कि अगर सर इतना डीएनए सिमिलर है तो डिफरेंट कितना है, 0.1%, 0.1% सिर्फ हमारा डीएनए एक दूसरे से डिफरेंट है ह्यूमन का, ह्यूमन से। तो इस 0.1 की वजह से हमारी शक्लें एक दूसरे से डिफरेंट है। हमारी जो है शक्ल, हमारी जो है अंदर बॉडी के अंदर प्रोसेसेस सबके सेम हो रहे हैं। 99.9% तक सबका डीएनए सेम है। इसका मतलब है, पता चल जाता है कि अगर हम बात करें एज एवोल्यूशन की, तो ह्यूमंस जो है वो किसी एक पॉइंट से निकले हैं, किसी एक पर्सन से निकले हैं। बात आदम अलैहिस्सलाम की आ रही है, बात पीछे से अगर हम एज ए मुस्लिम बात करें तो सारी बातें ठीक है। तो अगर एवोल्यूशन की बात करें तो वो दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक क्रिएशनिस्ट होते हैं और दूसरे एवोल्यूशनिस्ट होते हैं। तो ये बातें किसी हद तक जो है सपोर्ट करती हैं कि एवोल्यूशन जो है वो हुई है। लेकिन अगर बात मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन की अगर बात करें, तो ह्यूमन में अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर हम बात करें तो 99.9% तक हमारा जो डीएनए है सबका सेम है। ये बातें जो है रिसर्च से साबित हुई हुई हैं, रिसर्च पेपर लिखे गए इन पर। तो 99.9% तक डीएनए सबका सिमिलर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका टॉपिक ये इधर ही फिनिश होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट क्लास में जो इसको डिस्कस किया जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अपने कमेंट का सेक्शंस का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के दरमियान भी शेयर लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।